जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जो प्री कैश कोर्स है जिसका हम लोग ने नाम रखा है प्री टाइम बैच, ठीक है। तो आज इसी से रिलेटेड हम लोग का पहला लेक्चर है और हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे इतिहास, ठीक है। तो इतिहास हम लोग शुरू करेंगे और दूसरी तरफ भूर सिंह सर आपको पॉलिटी। तो दो सेक्शन हम लोग के साथ साथ में चलेंगे पैरेलली। इतिहास वाली शुरू की एक दो कक्षाएं फ्री रहेंगी ताकि आप लोग देख पाएँ कि कैसे हम लोग चीज़ों को पढ़ रहे हैं। पहले जो ओरिएंटेशन लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि हमारा क्या अप्रोच रहेगा, कैसे आप प्रीवियस ईयर को देखते हैं, कैसे उससे रिलेटेड आप चीज़ों को पढ़ते हैं, कैसे उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो अधिक इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। यहाँ से हम लोग का अप्रोच बेसिकली जो रहेगा वो रहेगा कि कुछ हद तक हम लोग समझदारी बताते चलेंगे कि भैया ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो आप कह सकते हो जो चीज़ें कम इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग समझदारी बनाते हुए बार चलेंगे कि ठीक है, एक एक से एक एक चीज़ें लिंक जुड़ती जाएँ, आगे बढ़ती जाएँ। और जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, जो हमें रटना होगा, वो हम लोग रटते हुए भी साथ साथ में चलेंगे, ठीक है। करना आप लोग को ये है कि साथ साथ में चीज़ों को एक दो बार वीडियो आपको देखना है, ठीक है। कोशिश करिए कि 2 बार वीडियो देखिए ताकि आप लोग की चीज़ों जो चीज़ें हैं वो दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इतिहास शॉर्ट में ये बस समझने की बात है। 3 टुकड़ों में हम लोग इतिहास को बांट सकते हैं। एक है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल, ठीक है। जैसे हम लोग, आप लोग ऐसे समझिए, जो हम लोग जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं? एक हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, एक हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, एक हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो अब जाएंगे आप प्राचीन भारत के इतिहास में, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास में जाएंगे तो और पीछे, प्राचीन भारत में सबसे पीछे क्या है? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। अब देखिए इसका नाम क्यों प्रागैतिहासिक काल रखा गया, ठीक है, इसमें समझिएगा। तो प्रागैतिहासिक काल का दोस्तों मतलब ये होता है कि लिखित साक्ष्य नहीं होते हैं, ठीक है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। जैसे आप देखेंगे कहीं खुदाई उदाई हुई, तो पता चला कि एक आदमी जो है वो एक भैंसा के साथ, बस एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा मिला नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ, एक आदमी भैंसा के साथ ससुरा दबा हुआ मिल गया, तो कहेगी भैंसा के साथ एक पत्थर मिल गया साथ में, तो कहे देखो ये पत्थर है तो ये होगा पूरा पाषाण काल, ऐसे कुछ सोचे तो लॉजिक लगाए। कुछ लिखित साक्ष्य एकदम नहीं मिला, एकदम लिखित साक्ष्य नहीं मिला कि वहाँ पे कुछ लिखा हुआ एक लेखनी मिल गई, क्या कहते हैं किताब मिल गई, ये सब कुछ नहीं मिला। वहाँ पर मिला एक आदमी धंसा हुआ मिल गया, पत्थर अलग अलग तरीके से डिजाइन में रखे रखे मिल गए, तो बोले ये है प्राग ऐतिहासिक काल, यानी जहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद हमारे पास क्या है? लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? प्राग ऐतिहासिक काल। अब दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो ये वाला कलवा जो है वो प्राग ऐतिहासिक से थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा अच्छा, मतलब यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिलेगा, मतलब अलग अलग डिजाइन में 2-4 मुहरे रहेंगी, एक डांसिंग गर्ल रहेगी, एक डांसिंग बॉय रहेगा, तो 2-4 तरीके से फूल पत्ती बना होगा, वही में नौका बनी होगी, नाय बना होगा, कुछ तो कुछ बनी होगी, ठीक है। तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं यहाँ पर, लेकिन वो पढ़े नहीं गए अभी तक। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति आप लोगों ने सुना होगा कि हड़प्पा संस्कृति में जो चीज़ें अभी लिखी थी, हड़प्पा सभ्यता में जो चीज़ें लिखी थी, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो चीज़ें थी वो क्या थी? वो कहीं भी आप कह सकते हो कि लिखित रूप से प्राप्त हैं उसमें, लेकिन उसके बारे में पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक, ठीक है। हड़प्पा लिपि के बारे में अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है, यानी हड़प्पन स्क्रिप्ट। बेसिकली जहाँ जहाँ मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश वर्ड यूज़ करने के लिए, कहीं भूलूँ तो आप लोग थोड़ा सा एक बार थोड़ा एफर्ट कर लोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को आराम से समझ में आएगी, ठीक है। फिर तीसरा आता है इसी में ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उसको हम लोग बोलते हैं लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता है और पढ़ भी लिया गया। जैसे वैदिक संस्कृति, अब वैदिक संस्कृति में जिन जिन भाषा में संस्कृत था, प्राकृत थी, जो यूनानी लेख थे, वो सब पढ़े जा चुके हैं। तो लिखित भाषा में साक्ष्य हैं और उसको पढ़ा भी जा चुका है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऐतिहासिक काल, ठीक है, हिस्टोरिकल पीरियड उसको हम लोग बोलेंगे। यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं। तो देखिए दोनों चीज़ हैं, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य तो है भाई, सीधी बात है, खोदे तो दिखा कि ये तो यज्ञ बना हुआ था, तो कह दिए कि भैया यज्ञ जो है ये वैदिक संस्कृति का प्रमुख है। तो वैदिक संस्कृति तो थी ही, लेकिन जो वेद थे, यजुर्वेद, सामवेद, कुछ कुछ लिखे हुए मिल गए, कुछ ऋचाएँ कहीं पर लिखी हुई मिल गई, तो लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध थे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझिएगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल वही है, आप ऐसे समझेंगे कि लिखित जब वेदों, संस्कृत इत्यादि का जब उदय हो गया, एक लिपि आ गई जो हम लोग पढ़ सकते हैं वर्तमान में, ठीक है, तो वो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारत में प्रारंभ हुआ और उसको हम लोग ने बोला ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब हम लोग पहले समझ लेते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के कुछ विवरण। अच्छा, प्राग ऐतिहासिक काल क्या बताया था, एक बार वापस रिकॉग्नाइज करो। देखो क्या होता है ना, यूपी पीसीएस या यूपीएससी में जब कुछ होगा ना, तो क्या क्वेश्चन पूछेगा, इससे प्री में मैं ये भी बताते हुए चलूंगा साथ साथ में, बेसिकली डिफरेंस पूछ देगा
कि जैसे देखो यूपीपी, एक बार मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में थोड़ा सा चीज़ें घुलेंगी, है ना। मैं आज बहुत बेसिक से आज थोड़ा सा आप लोग को समय दे के चीज़ों का डिस्कशन करूँगा ताकि आप लोग के दिमाग खुले, थोड़ा ओपन हो। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि यार समझ में आ गया तो बहुत ईजी, नहीं समझ में आए रटने की कोशिश किए तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। स्टेटमेंट आएगा यूपीएससी में, तो यूपीएससी में क्या आएगा, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। स्टेटमेंट 1, प्राग ऐतिहासिक काल से तात्पर्य उस समय से है जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन उसे पढ़े नहीं जा सके। स्टेटमेंट 2, और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि भैया कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या देगा, आद्य ऐतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है या इतिहास के या हिस्ट्री के उस पीरियड से है जब रिटन स्क्रिप्ट, ठीक है, उपलब्ध नहीं थी, ठीक है। रिटन या फिर आप कह सकते हैं लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट दे देगा। अब सोचो वापस, तो मैंने क्या बताया था, उल्टा कर दिया ना, मतलब दोनों कथन गलत हैं, उल्टा दे दिया है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे लेकिन अपठित थे, ठीक। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था, लिखित साक्ष्य थे ही नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिमाग में रखना है, तो आपका ये आप क्वेश्चन कराओगे, ठीक है। तो बेसिकली जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो इस तरह से पूछेगा। हर चीज में मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, हर चीज पे क्वेश्चन बनाने लगेंगे ना तो बहुत बिना मतलब के समय बर्बाद करते हुए चलेंगे। जहां पे मुझे लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन आप लोग से करवा देने लायक है तो हम लोग उसको करते हुए चलेंगे। अच्छा, ये भी चीज दिमाग में रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते रहो यार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बार बार कहूंगा, लेके साथ में बैठना। इंपॉर्टेंट जो है, देखो क्रैश कोर्स में सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइन से करवा पाना संभव नहीं है, ना हम लोग करवा पाएंगे। इंपॉर्टेंट 20-25 क्वेश्चन हम लोग पक्का निश्चित ही क्लास के अंत में 20 क्वेश्चन यूपीएससी के, 20 क्वेश्चन यूपीपीसीएस के इसको करवाते चलेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग देखते चलिएगा। अच्छा, तो अब हम लोग बात करते हैं किस काल की, प्राग ऐतिहासिक काल की, यानी उस पीरियड की जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं थे। तो उस पीरियड को बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल पाषाणकालीन संस्कृति, यानी पत्थर, ठीक है, लिथिक एज, ठीक है, ऐसे समझना। लिथिक एज, जब पत्थर आपके पास उपलब्ध थे, बेसिकली पत्थरों से ही काम चलता था। पत्थर के अस्त्र बनाते थे हम लोग, पत्थर के शस्त्र बनाते थे, पत्थरों से ही सारे काम करते थे, तो वो बोलते थे हम लोग लिथिक या फिर पाषाण काल। अब इसमें भी आप देखोगे जो पाषाण काल है, ठीक है, तो पाषाण काल को भी उनके डेवलपमेंट के आधार पर, ठीक है, समझिएगा, उनके डेवलपमेंट के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया। अब वो डेवलपमेंट किस चीज़ का डेवलपमेंट, क्योंकि आप समझो जो हमारे बहुत पुराने लोग रहे होंगे, बहुत बाबा आदम के लोग रहे होंगे, ठीक है। हालांकि क्रैश कोर्स में इतना बेसिक से समझाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा हिस्ट्री समझ में आ जाए स्टार्टिंग में तो ज़्यादा बेटर है। अब जो रटने वाली चीज़ें आने वाली हैं, अब बस रटने वाले पे उतरने वाले हम लोग। तो ऐसा समझो जो हमारे बाबा लोग थे, बाबा के बाबा के बाबा के बाबा, बहुत सारी पीढ़ी पहले, है ना। तो बाबाओं में जो सबसे पहले पुराने वाले बाबा थे वो लोग पत्थरों का यूज करते थे। अब पत्थर भी विकसित हुए समय के साथ, मतलब पहले क्या करते थे, किसी बकरा को मारना था तो पत्थर पे लेके कपारे पूंछ दिए, एकदम मोटा सा पत्थर उठा के मारे, पता चला पैरों में गिर गया तो हम ही शहीद हो गए। उसके बाद क्या किए, सोचे यार ये पत्थरवा से बड़ा दिक्कत हो रहा है, तो पत्थर का किनारे किनारे काटे, उसको थोड़ा सा कट किए, दूसरे पत्थर से तोड़ तोड़ के धार बनाए। अब धारे से मरना तो मर गई, आपस में झगड़ा कर लें तो जो धरिक्का पत्थर वाला रहल पहले मर गया, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। तो धार पत्थर बनाना स्टार्ट किया। तो जैसे उपकरणों का जैसे जैसे स्टेप वाइज विकास हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग ने क्या किया, अलग अलग एज में बांटा। मतलब मेन हमारे जो उपयोग अस्त्र थे, जो हमारे वेपन्स थे, है ना, जो हमारे टूल्स थे, वो पत्थर ही थे अभी भी, है ना, वो पत्थर ही थे। लेकिन उसमें भी विकास हुआ तो उसके आधार पर हम लोग ने 3 टुकड़ों में बांटा है। तो पलेओलिथिक एज या पूरा पाषाण काल, ठीक है, मेसोलिथिक एज या फिर मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक एज या फिर नवपाषाण काल। तो हमने 3 भागों में बांटा है। तो पलेओ, मेसो और नियो, या फिर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल। तो इन 3 भागों में बांटा है, किसके आधार पे, पत्थरों के जो डेवलपमेंट है उसके आधार पे। अच्छा, एक चीज और समझना, इसमें हमारी जो क्वेश्चन जब बनेंगे तो डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है, डिफरेंस पूछ सकता है। तो जैसे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में रखना है, डिफरेंस पूछ सकता है कि भैया बताओ पूरा पाषाण काल की विशेषता। तो ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, देखो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक, इनका जो मेन जो व्यापार था या मेन आप कह सकते हो गतिविधि थी या मेन उद्यम था या मेन इंटरप्राइज था उस समय, जो पूरा पाषाण काल के समय या पलेओलिथिक एज के समय, वो क्या था, हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। तो हंटिंग करते थे और उसको इकट्ठा करते थे, बोते नहीं थे, अभी फसल वसल बोना नहीं शुरू किए थे। तो पशुपालन, कृषि एवं अग्नि के ज्ञान का अभाव था,
ठीक है, तो ये समझिएगा। तो अग्नि वग्नि आग वाग अभी जलाना नहीं सीखे थे, बेसिकली हंटिंग और गैदरिंग करते थे, केवल यही काम करते थे। अच्छा, यहां पर आपको दिमाग रखना, रॉबर्ट ब्रूस फुट इसको प्राप्त हुआ भारत में, ठीक है, किससे? पूरा पाषाण से संबंधित चीजें, मतलब पहली चीज यहां पर भारत में मिली रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ये थोड़ा सा एक बार आप लोग रट सकते हो, हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है रटने वाला। देखो हिस्ट्री में खासतौर पे प्राचीन भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं, खासतौर पे जब हड़प्पा संस्कृति हम लोग पढ़ेंगे, जिसको आप लोगों को रटना पड़ेगा। तो उसका हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, मतलब आपको रटना ही पड़ेगा, कुछ कर ही नहीं सकते उसका, तो वो रटना ही है। लेकिन अभी बस दिमाग में रख सकते हो आप लोग, चाहो तो मन करे तो मत याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को पहली बार ये मिला, ठीक है, तो हंटिंग गैदरिंग करते थे। फिर आया मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? अभी भी यही काम करते थे, शिकारी और खाद्य संग्राहक ही थे अभी भी। लेकिन देखो आप देखोगे मध्य पाषाण काल में कुछ उपकरण अस्थि निर्मित भी बनना शुरू हो गए, ठीक है, ये बात समझिएगा। तो कुछ उपकरण अस्थि निर्मित बनना शुरू हो गए, प्लस पूरा पाषाण में पशुपालन नहीं होता था, ठीक है, पशुपालन नहीं होता था, लेकिन इसमें कुछ पशुपालन के साक्ष्य भी मिलने लगे, खासतौर पे आदमगढ़ बागोर में। अभी सारा लोकेशन याद नहीं रखना है, जो मैं बताऊंगा ये जब एक बार मैं समझा दूंगा ना, तो मैं बोलूंगा कि ये पॉइंट याद रखने हैं, तो वो आप लोग को याद रखना। अभी बस समझते जाओ। आदमगढ़ बागोर में, है ना, पशुपालन के कुछ साक्ष्य मिल गए और अस्थि निर्मित उपकरण के भी साक्ष्य मिल गए। तो ये पूरा पाषाण से इस बेसिस पे अलग हुआ, डेवलपमेंट के बेसिस पे अलग हो रहा है पूरा पाषाण से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नव पाषाण पे, तो नियोलिथिक एज। अब नियोलिथिक एज में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो डिफरेंस पूछेगा समझना, अगर यूपीएससी ने डिफरेंस पूछा, यूपीपीसीएस ने डिफरेंस पूछा, जैसे यूपीपीसीएस भी क्या करता है, कथन एवं कारण दे देता है, कि जैसे ऐसे दे देगा कि उस संस्कृति के अंतिम चरण को नव पाषाण काल बोला गया जिसमें लिखित साक्ष्यों का अभाव था, एक स्टेटमेंट दे देगा। फिर कारण दे देगा कि इस दौरान खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन हुआ और अग्नि की खोज हो गई। तो समझिएगा, समझ रहे हैं, है ना, अग्नि का प्रयोग हो गया, बेसिकली खोज तो क्या ही करना है, अग्नि का प्रयोग किया गया। तो समझिएगा, ऐसा कथन एवं कारण का क्वेश्चन यूपीपीसीएस भी दे सकता है और यूपीएससी बेसिकली 2 स्टेटमेंट का प्रश्न दे सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, नव पाषाण सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग जितनी चीज पढ़ी, नव पाषाण सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन हुआ, आग का प्रयोग हुआ। तो ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी देखेंगे तो इसमें और विभाजित किया, जैसे पूरा पाषाण, तो पूरा पाषाण को भी बहुत विभाजित किया, जैसे क्रोड उपकरण में फलक यानी फ्लेक्स, या क्रोड उपकरण का मतलब कोर बेस्ड उपकरण, फ्लेक्स बेस्ड उपकरण, तछणी एवं खुरचनी। इस बेसिकली क्या है कि खुरुच के जो है खुरुचने वाले अस्त्र कुछ बनाए गए, लेकिन ये हमें अब याद ही नहीं करना है, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, ना हमें समझना है। क्रैश कोर्स में इतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं, हमें बेसिकली बस इतना समझना है, 3 भागों में पाषाण काल विभाजित था। पूरा पाषाण काल यानी पलेयोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक, और नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। बस केवल ये 3 चीज समझनी है, ज्यादा लोड दिमाग को देना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अंतर समझ में आ गया, सबके बीच में अंतर क्या था, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो डिफरेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको अब तक कुछ नहीं याद हुआ हो तो एक चीज दिमाग में रखनी है, खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन और आग का प्रयोग नव पाषाण काल में हो गया था, ठीक है, ये अभी आपको दिमाग में रखना है। तो ये चीजें हो गई समझने वाली। अब हम लोग कर लेते हैं कुछ चीजें रटने वाली, जो हमको रटना ही पड़ेगा। जैसे नव पाषाण जो संस्कृति है, इसके कुछ प्रमुख स्थल आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। जैसे एक तो आपको दिख गया होगा ये मेहरगढ़, ये देखो पहले भारत का मैप दिख रहा है ना भाई, पहले ये समझ लो, ये भारत का मैप दिख रहा होगा आपको। कुछ जो प्रमुख स्थल हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, उत्खनित नव पाषाण स्थल, ठीक है, उत्खनित नव पाषाण स्थल। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण स्थल, पहले एक बार मैप थोड़ा सा देखो, मैप एनालाइज करो, तो आपको यहीं से स्टेटमेंट बन जाएगा। जैसे इस मैप से अगर मुझे एक क्वेश्चन बनाना हो यूपीएससी का, तो मैं क्या क्वेश्चन बनाऊंगा कि भारत में नव पाषाण संस्कृति से संबंधित साक्ष्य दक्षिण भारत में उपलब्ध नहीं है। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, बताओ कमेंट सेक्शन में सही है कि नहीं। देखो, जब आपके दिमाग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भरा होगा तो आप चीज़ों को मेरी तरह एनालाइज कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे। क्वेश्चन जब आप कोई टॉपिक पढ़ोगे ना, आप कोई पन्ना खोलोगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनने एक बार स्टार्ट हो गए तो कोई माई का लाल आपको प्री क्वालिफाई करने से रोक ही नहीं सकता, मैं गारंटेड हूँ, ठीक है। तो आपने ये देखा ही, जो मैप देखा तो आपके दिमाग में आ रही है क्वेश्चन तो ऐसा बन सकता है। लेकिन ध्यान रखना, नव पाषाण काल की संस्कृति दक्षिण भारत में भी अच्छी खासी जो है विकसित हुई थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कुछ प्रमुख स्थल जो नव पाषाण के आप देखना, एक तो मेहरगढ़ है, ठीक है, मेहरगढ़ बहुत प्रमुख है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं ना, यहीं से देखते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर बता दिया है, जो चीज़ यहाँ पर बता दिया वही हम लोग यहीं से देखना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे पहला एक तो लहुरा देव,
नौपाषाण काल के प्रमुख स्थल आपको ध्यान रखने। क्यों ध्यान रखने? क्योंकि देखिए यहां पर आप देखेंगे अगर, है ना, यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो प्रश्न है ऐसा पूछा हुआ है, ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है। खासतौर पे अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हड़प्पीय स्थल से पूछे गए। आप देखो एक यहां पर प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर यूपीपीसीएस में। अभी मैं इसको डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, प्रश्न जो डिस्कशन होगा प्रीवियस ईयर 20-15-20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले, वो लास्ट वीडियो में डिस्कशन होगा। अभी मैं दिखा रहा हूं, देखो कैसे प्रश्न पूछे गए। तो यहां पर देखो जो एक प्रश्न पूछा गया है कि कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता का ही पूछा गया है। लेकिन हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ केंद्र जो उत्तर प्रदेश में है और नौपाषाण स्थल संबंधित है वो दिमाग में रख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कौन कौन से हैं। लहुरा देव चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पे मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पहले हम लोग को पता था कि जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते थे बहुत पहले बचपन में, है ना, आप लोग का भी बचपन कभी रहा ही होगा, तो उस समय हम लोग पढ़ते थे कि लहुरा देव जो है नहीं था, मेहरगढ़ में प्राचीनतम चावल के खोज के मतलब चावल के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अब ये चीज़ जानकारी चेंज होके लहुरा देव चावल का प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिलता है। और लहुरा देव कहाँ है? संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको रखना है। अभी मैं तुरंत यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। देखो तुरंत मतलब आप लोग इसको देखते रहो, लहुरा देव, ठीक है। हम लोग तुरंत एक काम करेंगे ना, कोई जो इंपॉर्टेंट चीज आएंगी तो हम लोग तुरंत देखते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा देखो, संत कबीर नगर सरायपुर रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। हम लोग क्या करते हैं, इसका इमेज देखते हैं एक बार, ठीक है। तो यहां पर आप देख पाएंगे ये लोकेशन है लहुरा देव की, जो ये जो ब्लैक वाला लोकेशन है, ठीक है, ये लोकेशन आपके लहुरा देव की, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। तो लहुरा देव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इसमें चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। मेहरगढ़ गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं जो पाकिस्तान में है। और गुफकराल क्या है? कृषि एवं पशुपालन, कृषि और पशुपालन, ये कहाँ है? भारत में है। तो गुफकराल एक बार देखो, ठीक है। गुफकराल किधर है? इधर दिख रहा है कहीं पे गुफकराल? हाँ मेरे हिसाब से यहीं पर है, ये जम्मू कश्मीर। हम लोग इसको भी देख लेते हैं तुरंत। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तुरंत देख लेंगे। गुफकराला, देखिए वही कश्मीर में ही है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर बस दिमाग में रखना है कि गुफकराल कहाँ पे है। What was found in Gufkaral? Excavated archaeological survey in year 1981 during which stone artifact includes polished stone, silt, ring stone, pounders, pesters, scrapers, ये सब मिले यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो नियोलिथिक साइट है, ठीक है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। नियोलिथिक साइट है और मैंने ये आपको बता दी कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है कि जम्मू कश्मीर में है गुफकराल। तो मैच द कॉलम एक दे सकता है आपको, ठीक है। तो गुफकराल मतलब अब देखो यार, ये एनसीईआरटी से ही मैप उठाया गया है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो मैप के स्ट्रक्चर हैं वो नहीं दिए हुए हैं, लेकिन ठीक है, इसको रटना भी नहीं है। बेसिकली मुझे मेहरगढ़ दिखाना था आप लोग को, ठीक है, तो वो दिमाग में रखना है। बुरजहोम दिखाना था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस पर, ठीक है। अब तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो मेहरगढ़ हो गया, गुफकराल हो गया जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले। हालांकि अभी आपको साक्ष्य दिमाग में नहीं रखना है, साक्ष्य छोड़ दीजिए। साक्ष्य में केवल इतना ध्यान रखिएगा, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव, चूंकि ये उत्तर प्रदेश में है और यूपीपीसीएस अगर आप देने जा रहे हैं तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये 3 स्थल आपके दिमाग में हो गए। बुरजहोम ये भी जम्मू कश्मीर में, ठीक है, बाकी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो ये 3 लोकेशन आपको दिमाग में रखना है कि लहुरा देव कहाँ पे है? संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, भारत में, ऑब्वियस सी बात है। मेहरगढ़ पाकिस्तान, यहाँ पर गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। गुफकराल जम्मू कश्मीर और बुरजहोम जम्मू कश्मीर। तो ये आपको दिमाग में रखना है, नियोलिथिक एज के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, अब अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो अगला हमारा है, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण जो स्थल हैं उनके बारे में चीजों को बताया हुआ। अब देखो एक चीज समझना, एक काम ये हो सकता था कि हम लोग लाइन से रटते हुए चले जाएं, एकदम हथनौरा में रीडिंग करके आगे बढ़ जाऊं, लेकिन ये मन गवाही नहीं दे पाता है, ठीक है। तो रीडिंग करके आगे बढ़ने से मुझे पता है कि रीडिंग कर देना आप लोग को आधी चीजें याद रहेंगी, आधी नहीं रहेंगी। तो जो इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप आखिरी समय में रिवीजन करके जाओगे, वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो एक चीज समझना, एग्जाम अनसर्टेन है, ये बात मैं बार बार आपको भरोसा दिला रहा हूँ। हम लोग कितना उसको सर्टेन बना सकते हैं? तो मान लो आपको मेहरगढ़ के बारे में मान लो पता है और स्टेटमेंट कुछ आया अगल बगल, तो आप लोग पहचान तो सकते हो ना कि यार ये चीज तो मैंने मेहरगढ़ में पढ़ी थी, वहां नहीं पढ़ा था, तो ये चीज तो मैंने भीमबेटका में पढ़ा था, मेहरगढ़ में नहीं पढ़ा था। थोड़ा सा कैलकुलेशन, इसी जानकारी का प्रयोग करके थोड़ा बहुत अगर आप लोग कैलकुलेट कर लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में, भरोसा रखना। सारा रटने बैठोगे तो कंफ्यूजन होगा कि ये दमदमा में था कि दमदमा कहीं अमदमा में था, आदमगढ़ क्या था, तो वो एग्जाम में 50 तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, कॉन्फिडेंस लूज कराएगा।
3 चीजें हम लोग याद रखेंगे स्थल जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। तो जैसे मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ अभी क्या देखा, गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य वहां पर मिला था, ठीक है। तो यहां पर प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिलता है। सीधी बात है, जब गेहूं यानी कृषि हो रही है, आप सोचो कृषि हो रही है, इसका मतलब लोग वहां पर रुकेंगे, तभी तो कृषि होंगे। तो इस वजह से प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण वहां पर मिलता है। हालांकि लहुरा देव में अब खोज हो चुकी है, तो लहुरा देव में चावल की कृषि जब हो रही थी और कृषिकरण रुकना पड़ेगा ही, तो मेरे हिसाब से लहुरा देव का हो जाना चाहिए। लेकिन आप मेहरगढ़ पे आराम से टिक करना, खूब धूमधाम से टिक करना, घटना चक्र वालों पे हम लोग केस ठोक देंगे, ठीक है। दूसरी बात है, पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष यहां पर मिलते हैं। तो मेहरगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता तक, भाई सीधी बात है, सिंधु घाटी सभ्यता वहीं तो डेवलप हुई। मेहरगढ़ कहाँ है आप देखो, अगर मेहरगढ़, ठीक है, अगर आप मेहरगढ़ के लोकेशन देखोगे, ठीक है, ये है मेहरगढ़। अब यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता भी डेवलप हुई। अगर हम लोग दोनों को एक बार अगल बगल कंपेयर करें, ठीक है, एक बार हम लोग कंपेयर ही कर लेते हैं, तो है ना, चीजें जितना आसान हो सकेंगी मैं कोशिश करूंगा चीजों को बनाने का, ठीक है। लेकिन मैं इतना मान के चल रहा हूं कि ये क्रैश कोर्स है, आप लोग इसकी लिमिटेशन ये बात समझेंगे कि ये क्रैश कोर्स ही है। तो देखो भाई, मोहनजोदड़ो के एकदम बगल में दिख रहा है मेहरगढ़, ये देखो एकदम मोहनजोदड़ो यही है और मेहरगढ़ वो यही है। तो यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता तक के आपको प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ठीक है, तो मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में रखना है। अगला अगर हम लोग समझें, अगला तो हमें भीमबेटका, ठीक है, तो भीमबेटका इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राग ऐतिहासिक चित्रकला यहां पर मिली है। शैल चित्रकला प्राग ऐतिहासिक यहां पर मिली है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। और जो अगला एक नाम याद रखना है, मैं बार बार बोलूंगा कि नाम आपको दिमाग में रखना है, डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा बुर्ज होम की खोज की गई थी। बुर्ज होम कहां पे था? कश्मीर में। तो पीटरसन याद कर लो सीधे, केविन पीटरसन जो छक्का मारता था क्रिकेट में, उल्टा सीधा घूम के मारता था ना, अल्टी पल्टी दे घुमा के ठोकानों में बजा था। तो केविन पीटरसन ऐसे याद कर लो कि केविन पीटरसन ने बुर्ज होम की भारत में खोज की थी कश्मीर में, ठीक है। बाकी हम लोग सारा याद नहीं कर पाएंगे, अपने बस का नहीं है, ठीक है, अपने बस का नहीं है। जैसे ऐसे स्टेटमेंट हो सकता है पूछ दे कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहां मिले थे, और मान लो 4 ऑप्शन दे दे, मेहरगढ़, भीमबेटका, आदमगढ़, दमदमा। तो दिमाग में रहना कि सर मेहरगढ़ में बताए थे कि प्राचीनतम वो रुकने वाला साक्ष्य था, तो एलिमिनेट कर देना। भीमबेटका भी सर बता दिए थे कि वहाँ पे तो चित्रकला मिली थी, तो बचा दमदमा और आदमगढ़। अब दमा मतलब वो दमा हुआ होगा तो 3 लोग मर गए होंगे, और दम लगा के दमा हो गया होगा, कुछ भी अंट पंट लॉजिक लगा के आदमगढ़ और दमदमा में से टिक मार के आना। हो सकता है गलत हो जाए, मैं फिर भी कहूँगा इतना रिस्क लेना बनता है, ठीक है। एग्जाम में थोड़ा बहुत आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आप 100% श्योरिटी के साथ एग्जाम में नहीं जा सकते, ठीक है। ना ही जरूरी नहीं कि ऐसे क्वेश्चंस आए हैं वहां पर, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा यूपी पीसीएस में तो अल्टरनेट साल एक क्वेश्चन पूछ रहा है, अल्टरनेट साल। यूपीएससी में तो लगभग नहीं के बराबर पूछ रहा है, मतलब 1-2 क्वेश्चन दिख गए तो दिख गए, नहीं तो नहीं दिखे। तो हम इस पर बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करके ये आपका बोनस समय नहीं बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ फैक्ट्स जो हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। क्या दिमाग में रखना है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? ठीक है, भोपाल में। तो ये आपको दिमाग में रखना है। यूपीएससी वालों को याद मत करने की जरूरत नहीं, एकदम चिल मार के ऐश करो, रीडिंग ही मत करो। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है, ठीक है, ये दिमाग में रखना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं भैया, है ना, यहाँ पर जो प्रमुख अन्य खोज है, मध्य पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक एज को क्या बोलते हैं? फ्लेक कल्चर। फ्लेक कल्चर भी बोला जाता है। फ्लेक कल्चर मतलब जो पत्थर होते थे उसमें पतले पतले फ्लेक काट दिए जाते थे, इस वजह से उसको बोला जाता है फ्लेक कल्चर। तो फलकों की अधिकता के कारण मेसोलिथिक एज को क्या बोला जाता था? फ्लेक कल्चर। बस इतना दिमाग में रहना। जैसे हो सकता है निम्नलिखित में से किस काल को फ्लेक कल्चर बोला जाता है, तो हो सकता है आपको वही 4-5 ऑप्शन दे दे, तो आपको दिमाग में रहना है कि हाँ भाई, है ना, ये मेसोलिथिक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि मेसोलिथिक एज को फ्लेक कल्चर भी बोला जाता था। अच्छा, अब दूसरी बात हम लोग देखेंगे, है ना, जो है, हाँ, ये कोल्डी हवा, ठीक है। तो लहुरा देव हम लोग ने पढ़ लिया था, तो मैं बार बार यहां पे क्यों रीड करूं कि लहुरा देव में प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले। जो दूसरा है, लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीन भारतीय नवपाषाणिक स्थल, यानी नियोलिथिक जो साइट है दूसरी लहुरा देव के बाद प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाले, वो कौन है? कोल्डीहवा। अच्छा, लहुरा देव कहां था? संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। कोल्डीहवा कहां है? कोल्डीहवा ये भी उत्तर प्रदेश में, बेलन घाटी। तो बेलन घाटी के पास, यानी प्रतापगढ़ जो इलाहाबाद वाला रीजन है, वहां पर क्या है? कोल्डीहवा है। और कोल्डीहवा में क्या था? लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीन नवपाषाणिक स्थल है ये। देखो ये वाले क्वेश्चन ना यूपीएससी भी कभी बार पूछ दे रहा है,
जैसे 2018 या 19 में मुझे यहाँ तक याद है, 19 में ये प्रश्न पूछे हुए हैं, इस तरह से प्रश्न, ठीक है। सोहगौरा ये सब वाले प्रश्न वहाँ पर पूछे हुए हैं। तो आपको क्या है, लौरा देव सेकंड वाला ये दिमाग में रखना है। अच्छा, ठीक है, तो ये आपका ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। एक फैक्ट हम लोग भारतीय पुरातत्व से रिलेटेड याद कर लेंगे, आर्ट एंड कल्चर का, हालांकि ये है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का जो तथ्य है वो दिमाग में रखना है कि भारत का प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक कौन था, ठीक है। तो भारत का प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम, 1861 ईस्वी में बना था। तो फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर भारत का कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम, ये दिमाग में रखना है, ठीक। अलेक्जेंडर कनिंघम ध्यान रखना है। दूसरी बात जो हम लोग को दिमाग में रखनी है, बस बाकी सारा नहीं याद रखना है। मैं देखो इस चीज में मैं एकदम फिक्स्ड हूं कि हो सकता है हम लोग का एक दो क्वेश्चन छूट जाए, इसी में से आए लेकिन हमारा छूट जाए, लेकिन हम लोग 95% चीजों को कवर कर लेंगे जिस अप्रोच से मैं बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सारी रीड करने बैठोगे तो आप लोग पास है PDF है, आप लोग फ्री टू रीड, लेकिन प्रॉब्लम वही आएगी कि पता चला आते हुए क्वेश्चन भी गलत होंगे कंफ्यूजन के कारण। इसलिए जितना बता रहा हूं कॉन्फिडेंस के साथ देखते रहो, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहो साथ में, जरूरी है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज पे प्रैक्टिस करते रहो, बहुत जरूरी है। एक दो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके प्रैक्टिस करते रहो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता यार, मतलब धूमधाम से फोड़ के आओगे, है ना। और मैं आपको एक छुपी हुई बात बताऊंगा हिस्ट्री के क्लास के बाद, ठीक है, अभी नहीं, हिस्ट्री के क्लास के बाद पूछना, कमेंट सेक्शन पूछना, सर वो छुपी हुई बात क्या है, बहुत जरूरी है ना। हालांकि मेरे पेट में बात पसती नहीं है, तो थोड़ी देर बाद ही बता दूंगा। इधर देखिए, दूसरा है लॉर्ड कर्जन के समय जो पुरातत्व सर्वेक्षण था, यानी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाला डिपार्टमेंट था, उसको क्या किया गया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, जो अभी वर्तमान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम दे दिया गया। और जॉन मार्शल को इसका फर्स्ट, ठीक है, महानिदेशक बनाया गया, डायरेक्टर जनरल बनाया गया, ठीक है। तो महानिदेशक फर्स्ट इसको बनाया गया, किसको? जॉन मार्शल को। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला महानिदेशक कौन था? तो जॉन मार्शल था, ये दिमाग में रखना है। और इसका नाम कब चेंज हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1901 में नाम इसका कर दिया गया। तो ये चीज दो इंपॉर्टेंट है यहां पर, सबसे महत्वपूर्ण। अच्छा, अब यहां पर वही सब बताया कि मध्य कषाणकालीन मानव मछली का भी शिकार करते थे, और ये माइक्रो जो है पाषाण, माइक्रोलिथिक औजार भी बनाते थे, माइक्रोलिथिक टूल्स भी बनाते थे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया था। अब ये आ जाते हैं वही लहुरा देव के बारे में। तो बोला कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार चावल या कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां पे मिलता है? लहुरा देव में। मेहरगढ़ पाकिस्तान में गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, ये हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है। तो अभी तक चीजें हवा हो रही हैं कि आ रही हैं समझ में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हिस्ट्री टफ है, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। अभी तक जहां से जितना हम लोग ने पढ़ा उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, और लहुरा देव वाली कॉन्सेप्ट थोड़े से इंपॉर्टेंट है। जो लोकेशन बताए कि ये लोकेशन यूपी में है, जैसे लहुरा देव, कोल्डिहामा, ये जो यूपी वाले लोकेशन है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी आप अगर नहीं आते तो भी चिल मार के ठंडे दिमाग से एग्जाम में जाइएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, हो जाएंगे क्वेश्चन, यहीं से हो जाएंगे। अगला है हम लोग का ताम्र प्रशाणिक संस्कृति, ठीक है। तो अगला हम लोग का है ताम्र प्रशाणिक संस्कृति, यानी यहां पर बेसिकली तांबे एवं पत्थर, ठीक है, तांबे एवं पत्थर दोनों के प्रयोग की अवस्था थी। मैं इसकी एक बार इंग्लिश देख लेता हूं, मुझे इसकी इंग्लिश थोड़ी सी भूल रही है, में भी प्रॉब्लम हो जाए, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ठीक है। ताम्र पाषाण, असल में बचपन से ही हिंदी में ही पढ़ा है। मेरे हिसाब से क्या है इसका कुछ तो था यार, दिमाग से नहीं आ रहा। हाँ, चाकोलिथिक, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पहले ही आ गया। तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं चाकोलिथिक एज, ठीक है। तो चाकोलिथिक एज है ताम्र प्रशाणिक संस्कृति। बेसिकली चौक यानी तांबा प्लस पत्थर, तो ये दिमाग में रखना कि चाकोलिथिक, तांबा और पत्थर से रिलेटेड जो संस्कृति है उसको हम लोग बोलते हैं ताम्र प्रशाणिक संस्कृति। अब ये देखोगे इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि तांबा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो लोहा, सोना, चांदी, तांबा, चांदी, सोना, तांबा, ठीक है। तो यहीं से आप लोग समझ पाएंगे कि पहली बार जो कोई धातु मानव के द्वारा यूज की गई वो थी तांबा, ठीक है। हालांकि मैं आप लोग एक बात बता दूं, तांबा जो है वो अपने प्राकृतिक स्रोत से निकालना बहुत ही टफ काम है, बहुत ही टफ काम है। तांबा जब आप आसवन करते हैं या जब इकट्ठा करते हैं तो वो 3-4 डिग्री में बहुत ज़्यादा अपना स्टेज चेंज करता है।
तो उसको उन्हीं 3-4 डिग्री के अंदर ही उसको निकालना पड़ता है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है तांबा। लेकिन फिर भी मानव ने जो पहली धातु यूज की वो तांबा यूज की। तो सोचिए मानव का दिमाग वाकई में मतलब पहले भी तेज था, ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग बहुत तेज हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा था, जो चाकोलिथिक एज वाली जो चीज़ें हैं वहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन दिमाग में रखना है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन दिमाग में रखना, जैसे साउथ ईस्ट राजस्थान में, ठीक है, साउथ ईस्ट राजस्थान में आपको अहाड़, बागोर और बालाथल, ये 3 इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो बालाथल, ठीक है, दिमाग में बालाकोट नहीं चलना चाहिए, नहीं तो बालाकोट अटैक और पता चला आप लोग जम्मू कश्मीर टीका है। बालाथल, बागोर, अहाड़, ये आपका है राजस्थान में, ठीक है। ये राजस्थान में प्रमुख जो है चाकोलिथिक एज वाली संस्कृति है, ठीक है। इसके बाद एक पूरी बनास वैली, तो बनास वैली, और इसीलिए वो बनास घाटी में थी, तो इसी वजह से उसको बनास संस्कृति भी बोलते हैं, लेकिन वो एक प्रकार की ताम्र प्रशाणिक संस्कृति थी राजस्थान में। तो चाकोलिथिक एक चाकोलिथिक कल्चर था राजस्थान में, ठीक है। उसको पूरा नाम बनास वैली सिविलाइजेशन ही हम लोग दे देते हैं, बनास वैली कल्चर ही दे देते हैं, चूंकि वो बनास वैली में ही फली फूली थी राजस्थान में। मध्य प्रदेश में आएंगे तो मध्य प्रदेश में आपको पता ही है कि मालवा प्रमुख क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, तो ये आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगे। इसमें आपको 2 ध्यान में रखना है, कायथा और नौदा टोली। तो कायथा और नौदा टोली ये जो प्रमुख जगह है वो कहाँ है, एमपी, ठीक है। तो एमपी में कायथा और नौदा टोली, राजस्थान में अहार, बागोर, बालाथल, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा बनास। तो ये लोकेशन आपको दिमाग में रखना है। महाराष्ट्र में जोरवे, दाइमाबाद, ठीक है, दाइमाबाद, तो जोरवे और दाइमाबाद ये दिमाग में आपको रखना है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में। इसके अलावा इनाम गांव बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र का। अब देखो इसमें कुछ साक्ष्य मिले, मैं साक्ष्यों पर एक बार चर्चा करके जाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग ये नहीं कह पाओगे सर आपने डिस्कशन नहीं किया था और ये क्वेश्चन आ गया। 99% चांस है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, 99% चांस है, लेकिन क्या पता हमारा ही बैड लक हो तो हम लोग क्वेश्चन छोड़ भी नहीं सकते। अगर क्वेश्चन हो ही सकता है कि पूछ दे कि ये वाला कहाँ पर मिल गया, है ना, चाकोलिथिक एज में मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ पे मिल गई, तो आप लोगों को अरे सिंधु में वहाँ मिली थी, मोहनजोदड़ो में, तो वहीं लगा देते हैं। चाहे हड़प्पा मिली थी तो हड़प्पे मार दिए। तो इससे बचने के लिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बता के जाऊँगा, इंपॉर्टेंट साक्ष्य देख लेंगे हम लोग, महत्वपूर्ण वाले जो साक्ष्य मिले हैं। लेकिन लोकेशन आपको क्या क्या ध्यान में रखना है वो दिमाग में रखिए। फिर पूर्वी भारत यानी बिहार और उसके आसपास क्षेत्र में चिरांद बहुत फेमस जगह है, ठीक है। तो चिरांद बहुत फेमस जगह है। तो हम ये कितनी लोकेशन हो गई, 1 2 2 4 5 6 3 9 1 10, तो 10 लोकेशन में चाकोलिथिक एज की दिमाग में रखनी है। मतलब इतनी रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैच द कॉलम आ गया ना, तो इसके बाद आप मान लो मैच द कॉलम अगर आएगा तो इसके बाद कि आप वो कर लोगे, मतलब ठीक है भाई, जब जोरवे इधर है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र जोरवे वाला महाराष्ट्र में मैच कर गया, तो अगर कोनो XYZ आया तो वो आप मैच करा दोगे कि ठीक है जो बचा उसमें मैच करा देंगे। इतने से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, मिनिमम से हमारा काम चल जाए, उस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो तांबा मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु, ये आपके दिमाग में हो गया, ठीक है। वो जैसे ना तांबे को हम लोग कॉपर कहते हैं, अब कॉपर लिथिक, अब लेकिन नाम हो गया चाकोलिथिक, तो वो थोड़ा सा मेरे दिमाग में चाकोलिथिक कंफ्यूजन आ रही थी, इस वजह से इंग्लिश नाम मुझे थोड़ा सा याद करने में टफ पड़ रहा था, लेकिन अब दिमाग में आ गया, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वालों एक बार कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि हम लोग एफर्ट कर रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, समझने की बात है तो समझ आप सकते हैं, ठीक है, समझने को आप आराम से समझ सकते हैं। बस 1 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया आपका तांबे एवं पत्थर के प्रयोग की अवस्था थी। ताम्र प्राशाणी में वापिस एक बार रिवाइज करते हुए चलता हूँ। राजस्थान में मुझे जो संस्कृति मिली, एक तो बनास वैली मिली, उसके बाद अहाड़, बागोर, बालाथल, ये हमें मिली है। इसमें कोई साक्ष्य आपको दिमाग में रखना नहीं है, ठीक है, ठीक है, इसमें आपको दिमाग में नहीं रखना है। हालांकि चाहो तो आप लोग गिलुंद दिमाग में रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं पकी हुई ईंटों का प्रयोग मिलता है, ठीक है। तो गिलुंद चाहो तो आप लोग दिमाग, बेसिकली आहार गिलुंद हम लोग साथ साथ में याद करते हैं। आहार गिलुंद, बागोर और बालाथल, ये कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है। ये एक लोकेशन एक्स्ट्रा आप लोग दिमाग में रखिए। फिर आते हैं हम लोग एमपी में। तो एमपी में मैंने कहा था कायथा और नौदा टोली, ठीक है, कायथा और नौदा टोली। तो यहाँ पर आपको कायथा चाहिए, तो एक चीज समझ सकते हैं कि कायथा, क से कायथा, और इसकी जो बस्तियां वो किलाबंद है। तो चाकोलिथिक एज में भी जो कायथा संस्कृति थी, वहां की बस्तियां आपको किलाबंद यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो है किलेबंद बस्तियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे पश्चिमी महाराष्ट्र,
जो पश्चिमी महाराष्ट्र या फिर हम लोग महाराष्ट्र की बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे इनाम गांव बहुत महत्वपूर्ण था, जो मैंने बताया ही था। यहाँ पर किलेबंद और खाई से घिरी हुई बस्ती यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर मातृ देवी की प्रतिमा भी मिलती है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट साक्ष्य हम लोग दिमाग में रख ले रहे हैं, बाकी हम लोग सारा रख नहीं पाएंगे। तो आप देखोगे भारतीय उपमहाद्वीप में मुख्य ताम्र प्रसारण युगीन संस्कृतियां बताई हुई हैं। तो आप देखो ताम्र प्रसारण युगीन संस्कृतियां कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं। पूरा नॉर्थ से आप देखोगे वेस्ट, यहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर मतलब डिटेल में यहाँ पर फैली हुई हैं। ठीक है, अब देखोगे खास तौर पे इस साइड अभाव मिलता है। ठीक है, इस साइड ताम्र प्रसारण स्थल का अभाव मिलता है। तो देखो ब्रह्मपुत्र तंत्र, गंगा तंत्र, है ना, यही सब यहाँ पर बेसिकली दिखाया है कि कहाँ पर ये देखिए ताम्र प्रसारण स्थल, ये जो करिया गोला है ये ताम्र प्रसारण स्थल यहाँ पर आपको दिखाता है। ठीक है, कि देखिए हम जितनी पुरानी संस्कृति मुख्यतः नदी घाटियों के किनारे बसी हुई थी। ठीक है, तो एक प्रकार का ये भी एक स्टेटमेंट पूछ सकता है कि प्राचीन संस्कृतियां कथन कारण में यूपीपीसीएस में पूछ सकता है कि प्राचीन संस्कृतियां मुख्यतः नदी घाटियों के किनारे बसी हुई थी। दूसरा कारण दे देगा, चूंकि नदी घाटियों के किनारे शिकार, जल की आवश्यकता आराम से पूर्ति हो जाती थी। ठीक है, क्योंकि भैया शेर भी वहीं आ रहा है पानी पीने, आप भी जा रहे हो, तो या तो शेर आपका शिकार करेगा या आप शेर का शिकार करोगे। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है। अगला हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक की चीजें इग्नोर आप चाहो तो कर सकते हो। मतलब मैं अपना आपसे राज खोल ही देता हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने पहली बार प्राचीन भारत पढ़ा और थोड़ा एफर्ट लगाया, बेसिकली थोड़ा एनसीईआरटीज और बाकी चीज़ों को एक बार देखा। ठीक है, आप लोग ये बात समझ पाइएगा। और प्रीवियस ईयर मैं जनरली क्या करता हूँ, प्रीवियस ईयर और जो टेस्ट सीरीज होती है उसके भरोसे जाता हूँ। उसमें जो क्वेश्चन पूछ दिया वही का वही आ जाता है, आगे पीछे आ जाता है, तो मैनेज कर लेता हूँ, है ना। क्वेश्चन मैनेज करके आता हूँ, गलत नहीं करके आता हूँ, सही करके आता हूँ। लेकिन आज तक मैंने अलग से कभी प्राचीन भारत का इतिहास नहीं पढ़ा था। मैंने बेसिकली जो स्टार्ट की अपनी पढ़ाई वो सिंधु सभ्यता से ही स्टार्ट की है और इसके आगे चीजें मुझे ढंग से समझ में है। तो आप लोग इस बात को समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन चीजों को रटते चलिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर जो मैं कोशिश करता हूं हमेशा पढ़ाते समय, जो मैं कोशिश करता हूं कि एक राइट एप्टीट्यूड डेवलप हो, वो राइट एप्टीट्यूड वह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि चीज़ें रट लेना, लेके घोंट लेना, है ना। और हम लोग यही तो करा रहे हैं भाई, जो हम लोग का प्री क्रैश कोर्स है बेसिकली हम लोग यही वहाँ पे कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चा लोग अभी भी नहीं ज्वाइन किए हैं तो 8840751912 ये मोबाइल नंबर है। जल्दी से जल्दी आप लोग प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी क्लासेस इसमें फ्री नहीं रहेंगी। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम इस नंबर पे कर लीजिए तो आपको डिटेल मिल जाएगी। सिंधु सभ्यता पे हम लोग आते हैं। सिंधु सभ्यता, अब सिंधु सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि भैया इस सिंधु नदी के किनारे पहली बार मिली थी। ठीक है, पहली बार मिली थी सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। अभी हम लोग उसका पूरा लोकेशन देखेंगे और बेसिकली मैं उसको एक काम करता हूँ, लेते ही आता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग को चीज़ें समझने में आसान है। हड़प्पा सभ्यता, ये हमारे दिमाग में रहेगा। अब देखो ये जो है आप देखोगे सिंधु सभ्यता, ठीक है, तो ये आपके पास सिंधु सभ्यता का एक मैप आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सिंधु सभ्यता का ये बेसिकली मैप है। यहाँ पर देखिएगा आप सूतकांगडोर एक जगह है, ये नहीं समझ में आ रहा तो मान लो कि ये सूतकांगडोर लिखा हुआ है, क्योंकि इमेज इससे बढ़िया क्वालिटी की मिल नहीं रही थी एनसीईआरटी में। ठीक है, तो या तो फिर पूरा टाइप करवाओ, इतना बनाओ, या फिर आप मान लो कि गौरव सर पढ़ रहे हैं तो गलत नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो भरोसे पे मान लो कि सूतकांगडोर यहाँ पर है। यहाँ पर आपको एक जगह दिखेगी आलमगीरपुर। ये दो लोकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो सिंधु सभ्यता, देखो मैं सिंधु सभ्यता के बारे में आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्रैश कोर्स है, यहां पर हम लोग सीधे फोकस करेंगे क्वेश्चन आंसर पे। तो सबसे जो पश्चिमी किनारा है वो है सूतकांगडोर, सबसे जो पूर्वी किनारा है वो आलमगीरपुर। ये आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा दो और हैं जो उत्तरी और दक्षिणी, आप यहां पर देखेंगे, यहां पर बताया भी है मांडा जम्मू कश्मीर में। तो मांडा आप देखोगे ये क्या है, उत्तरी है, सबसे उत्तरी है, और दाइमाबाद ये है सबसे दक्षिणी। तो द से दाइमाबाद, द से दक्षिणी। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली 4 लोकेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी से प्रश्न सामान्यतः पूछते हैं। जैसे क्या करेगा ना, देखो मेरी बात समझना, क्वेश्चन कैसे बनाएगा, हमारे दिमाग में अगर कोई चीज पढ़ते हुए अगर हमारे दिमाग में प्रश्न बनने लगे ना, तो मैं वही बार बार कहूंगा कि वो आपके लिए रियल एप्टीट्यूड का काम करेगा। तो देखो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एक जगह दे देगा आपका पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, ये दे देगा इधर। ठीक है, इधर दे देगा आपका मांडा, इधर दे देगा आपका आलमगीरपुर, इधर दे दे दाइमाबाद, इधर दे देगा सूतकांगडोर। अब कहेगा मैच दो कॉलम, मैच करा दो।
तो एक दो दिमाग में रहेगी, भैया सूतकांगडोर सबसे पश्चिम है, आलमगीरपुर यूपीए में है, तो याद करना ये आलमगीरपुर यूपी में है, पूर्वी सबसे पूर्वी है ना, सबसे उत्तरी कौन सा है, मांडा, और सबसे दक्षिणी द से दाइमाबाद। इतना ही दिमाग में रखो कि द आता है तो कुछ ना कुछ सही करके आ जाओगे, क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। बेटर है कि इसको रख लीजिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कुछ लोकेशन है। अभी कुछ और लोकेशन है, जैसे लोथल, जैसे अभी न्यूज में रहा था धौलावीरा, उन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो चीजें न्यूज में रही थी, देखो एक तो क्वेश्चन इससे स्टैटिक बनेगा ही बनेगा, मतलब ये स्टैटिक क्वेश्चन हमेशा आते ही रहते हैं ये वाले, कि ये लोकेशन से रिलेटेड। और जो करंट अफेयर्स में न्यूज में रहता है उससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो करंट में न्यूज में क्या रहता है, धौलावीरा, क्यों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया था, इस वजह से धौलावीरा न्यूज में रहता। तो धौलावीरा की विशेषताएं, जो साक्ष्य हम लोग कह रहे थे ना, कि मैंने कहा था यार साक्ष्य सारी नहीं याद करनी है, तो क्या अप्रोच हो भाई, या तो आप हर लोकेशन के साथ याद रहो कि कहाँ पे करिया भैंस मिली, कहाँ पे गुरहर भैंस मिली, कहाँ पे गुरहर भैंस का करिया दांत मिला, या तो सब लाइन से बैठ के याद करो, या जो बताया जा रहा है कि करंट में न्यूज में था वो याद कर लो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो आपको कुछ लोकेशन दिमाग में चला कि विस्तार इसका जो है उत्तरी दक्षिणी कहाँ पर इसका विस्तार है, ये आपके दिमाग में आया। अच्छा, तो पहली बात तो सिंधु सभ्यता क्यों नाम गया, क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे डेवलप हुई, उससे उसका नाम सिंधु सभ्यता गया। इसका जो एज है, जो मतलब ईयर आप कह सकते हो, जो डेवलपमेंट ईयर था 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व, तो लगभग 600 साल ये संस्कृति फली फूली। जो इसका नाम था सिंधु सभ्यता, वो किसने दिया, जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल कौन थे, वापिस आओ कनेक्ट करो, देखो चीनों कनेक्ट करते चलिए, यही थे ना, मेरे हिसाब से दोनों लोग सेम होने चाहिए, जॉन मार्शल हैं ही, सेम होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्या थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक थे। और इन्होंने क्या नाम दिया है, इन्होंने नाम दिया है सिंधु सभ्यता। ठीक है, इस सभ्यता को क्या नाम दिया, सिंधु सभ्यता नाम दिया इन्होंने ही। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ये जो सभ्यता थी दोस्तों, ये मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन सभ्यताओं के मतलब उसी समय फली फूली थी। जब मेसोपोटामिया और मिस्र में सभ्यताएं फल फूल रही थी, तभी सैंधो सभ्यता भारत में और भारतीय उपमहाद्वीप में फल फूल रही थी। तो जॉन मार्शल का नाम याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। उत्तर दक्षिण पूर्वी पश्चिम किनारे याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिगट मत कथन उथन नहीं याद रखना है। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा था कुछ लोकेशन के उत्खननकर्ता के नाम आपको याद रखने हैं। ये यूपीएससी यूपीपीसीएस पूछ रहे हैं। यूपीपीसीएस में खास तौर पे एक तो मैच द कॉलम का क्वेश्चन बन सकता है इसमें, कि ऊपर नीचे नाम दे देगा, और एक सीधा सीधा क्या करेगा, एक पूछ देगा कि धौलावीरा, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूज में रहा है, तो धौलावीरा की खोज या धौलावीरा के उत्खननकर्ता या सर्वेक्षणकर्ता कौन थे। तो आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा, आपको दिमाग में बताना होगा। ठीक है, तो यही सारे ऑप्शन देगा बेसिकली, जो बहुत ज्यादा फेमस है, कि राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, ऐसे ही ऑप्शन दे देगा। तो हम 4 से 5 लोकेशन के नाम याद रखेंगे। तो हम किसका नाम रखेंगे, हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज, जो दिल बोड़े हड़प्पा है ना, वही वाला हड़प्पा है यहाँ पे। तो हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो, राखालदास बनर्जी, ये दिमाग में रखना है। धौलावीरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना ही है, बाकी सब भूल जाओ, कुछ चलेगा काम। धौलावीरा जरूर याद रखना। ठीक है, तो धौलावीरा जेपी जोशी, फिर सूतकांगेडोर आरएल स्टाइन, क्योंकि सबसे पश्चिमी किनारा क्या है, सूतकांगेडोर है। ठीक है, चाहिए तो रोपड़ भी याद रख सकते हैं, क्योंकि बीबी लाल काफी फेमस जो हमारे उत्खननकर्ता सर्वेक्षक रहे हैं, तो चाहे तो आप याद रखिए रोपड़, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में रखना है धौलावीरा जेपी जोशी, धौलावीरा जोशी साहब, है ना। और आप चाहिए तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो याद रखिएगी, हड़प्पा भाई दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी। तो ये मेरे हिसाब से 3 तो आप दिमाग में रखिए, बाकी चाहिए तो रख सकते हैं, नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं। बीच का तो एकदम मत पढ़ना, लोथल कालीमंगा ये सब जरूरत नहीं है भाई, है ना। पूछ देगा तो हाथ जोड़ के चला है ना, नहीं। ठीक है, किन दूरी ते दंड प्रणामा करके चले आइए, क्या कर सकते हैं भाई, है ना। हमारी औकात से बाहर अपने क्वेश्चन पूछ दिए, हम नहीं करेंगे सॉल्व। सेलेक्ट तब भी हो जाएंगे, तुक्का मार देंगे तब भी हो जाएंगे। भैया राखालदास बनर्जी जब याद है कि वो मोहनजोदड़ो खोज किए हैं, हड़प्पा याद है कि दयाराम साहनी खोज किए हैं, तो मान लो 4 ऑप्शन दिया तो एलिमिनेट नहीं कर दोगे। 3 तो आपको पता है, धौलावीरा की खोज जो है जोशी साहब, जेपी जोशी ने किया, तो चौथा कुछ भी पूछेगा तो आप टिक करके चले आओगे। इसलिए ज्यादा मत याद करो, लॉजिक दिमाग का घनचक्रम चलता चाहिए। ठीक है, दिमाग आज मैं बहुत आराम से डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग एक बार समझने के लिए उत्सुक हो जाएं, चीज़ों को आप लोग एक बार उत्साहित हो जाएं कि हाँ सर ये तो मेरे पकड़ में है, मुझे अरे बस इतना ही पढ़ना है, सर तो कह रहे बहुत कम पढ़ना है। ये चीज़ आपके अंदर एक बार उत्साह आ जाएगा ना, तो आपका प्री निकल जाएगा। पढ़ो चाहे मत पढ़ो यार, प्री तो निकल जाता है ना। मेरे जैसे इंसान का बार बार निकल जा रहा है, तो आप का ही निकालोगे, आराम से निकालोगे। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। अब जो कुछ प्रमुख
जो बस्तियां हैं यहाँ की, उसके कुछ प्रमुख साक्ष्य हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो मैंने पहले कहा कि भैया ये 3 साइट्स के आपको चीजें याद रखनी है, इन 3 साइट्स की चीजें याद रखिए, बाकी की एक बार देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो देख लीजिए और इग्नोर मार के चलिए, ठीक है, इग्नोर मार के चलिए। तो इन 3 साइट्स, खासतौर पे धौलावीरा, अभी चूंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो धौलावीरा तो हम लोग भाई डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मतलब धौलावीरा को नहीं छोड़ के जाएंगे, ये तो रिस्क होगा कि धौलावीरा को छोड़ के जाइए और जबकि न्यूज में रहा है तो, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे, अगर हड़प्पा की मैं बात करूं, हड़प्पा में बात करूं तो हड़प्पा में एक जो इंपॉर्टेंट चीज मिलती है वो उर्वरता की देवी का चित्र मिलता है, ठीक है, उर्वरता की देवी का चित्र मिलता है हड़प्पा में। फिर यहाँ पे कब्रिस्तान एक मिलता है, पूरी समाधि R37, जैसे यूपी पीसीएस वालों का जब दिमाग सटेगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे, समाधि R37 सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर मिली? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल। आलू सोचेंगे धौलावीरा अभी ने न्यूज में था, ओके, मिलल बा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मार देते, ठीक, मारो, पता चला गलत, तो वो बचना है। R31 साइट कहाँ पे मिली है? हड़प्पा में मिली है, ठीक है, तो वो दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गेहूं और जौ दोनों के दानों के अवशेष मिलते हैं। जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखा हड़प्पा में निम्नलिखित में से क्या साक्ष्य मिले हैं? उर्वरता की देवी का चित्र, समाधि, गेहूं जौ दाने के अवशेष, और एक ठोकर दे देगा मोहनजोदड़ो को उठा के। ऐसे ही दिमाग चलाना है कि 2-4 चीजें याद रखिए, इधर उधर से मिला के काम चलाते रहिए। अच्छा, यहां पर ध्यान रखेंगे, हड़प्पा जो संस्कृति है वो किस नदी के किनारे है? जो हड़प्पा जो स्थल है, संस्कृति नहीं, हड़प्पा संस्कृति तो पूरा कल्चर सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। पूरा सिंधु नदी के आसपास में हड़प्पा कल्चर फैला हुआ था, हड़प्पा सिविलाइजेशन फैली हुई थी। लेकिन जो हड़प्पा स्थल है, लोकेशन है, साइट है, हड़प्पा साइट है, वो कहां पर है? वो है रावी नदी के तट पर। सिंधु की सहायक नदी कौन है? रावी नदी, और रावी के तट पर है, बाएं तट पर क्या है? हड़प्पा। अगर यूपीएससी वालों का दिमाग खराब होना तो ऐसा भी स्टेटमेंट दे देंगे एक, हड़प्पा रावी के दाएं तट पर है। मतलब कहोगे सर पढ़ाए थे रावी, मतलब कभी कभार पगला जाते हैं ना ससुरे, तो ऐसे ही उठ पटांग क्वेश्चन पूछते हैं। तो वहां पे आप चलो रावी आपको पता होगा कि यार ये रावी के तट पर है, पता चला पूछ दिया रावी के बाएं, आप बाएं से निकल गए कि दाएं से निकल गए, ससुरा दाएं निकल गया बाएं, ठीक है। तो ये समझिएगा कि रावी नदी के बाएं तट पर है, ये भी एक बार दिमाग में रख लीजिए। फर्क कहीं मतलब पूछ सकता है ना, लेकिन रावी नदी तो बेसिक याद होना ही चाहिए, रावी तो याद होना चाहिए। रावी नदी किनारे हड़प्पा साइट, रावी नदी के बाएं किनारे पे याद हो जाए तो बेस्ट है, ठीक है। तो हमने हड़प्पा की विशेषताएं देखी, मैं वापस एक बार याद दिला देता हूं कौन कौन सी विशेषताएं महत्वपूर्ण है। उर्वरता की देवी का चित्र, समाधि, गेहूं जौ दानों के अवशेष, ये 3 चीज महत्वपूर्ण है हड़प्पा साइट पर, ये रावी नदी के बाएं तट पर है। अब आते हैं हम लोग दूसरा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में आप देखोगे, पहले तो ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है, बेसिकली सिंधु नदी याद रखो। तो मोहनजोदड़ो कहां है? सिंधु नदी पर है, इतना दिमाग रखो। हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसका नाम हम लोग सिंधु घाटी सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, लेकिन जो हड़प्पा साइट है वो रावी नदी के किनारे था। तो देखो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बिल्कुल, नहीं तो पता चला हड़प्पा आपने मार दिए सिंधु, कहे सर ये तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसी को हड़प्पा सभ्यता बोलते थे। नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि वहां पे साइट पूछा है कि सिविलाइजेशन पूछा है। अगर क्वेश्चन पूछा है सिविलाइजेशन, क्वेश्चन पूछा है सभ्यता, तब तो आपको मार देना है सिंधु। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा है साइट यानी लोकेशन यानी वो क्षेत्र या स्थल, तो आपको टिक करना है रावी, हड़प्पा में रावी और मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी, ठीक है। ये दिमाग में रखना है, मोहनजोदड़ो और सिंधु नदी। यहां पर क्या क्या महत्वपूर्ण मिला है तो आपको दिमाग में रखना है। यहां पर मिला है बड़ा बड़ा चीजें, बड़ी स्नानागार, वृहद, ठीक है, बहुत बड़ा सा बाथरूम मिला है, फेमस लोग नहाते वहाते होंगे, हीरो हीरोइन उस जमाने के। विशाल अन्नागार, तो विशाल अन्नागार मिला है जहाँ पे खाद्यान्न रखा जाता है, जहाँ पे अनाज रखा जाता था, फूड ग्रेन्स जहाँ पे रखे जाते थे। फिर नृत्यनत नारी की कांस्य मूर्ति, जो वो त्रिभंग मुद्रा में नारी थी, याद है ना एनसीईआरटी वाला, नृत्यरत नारी की कांस्य मूर्ति, यहाँ पे कांसे की मूर्ति मिली है, इसीलिए इसको कांस्य संस्कृति, कांस्य युगीन संस्कृति भी बोलते हैं। यहाँ पे पुजारी की भी मूर्ति मिली है और मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति भी मिली है, ठीक है। और घोड़े के दांत भी मिलते हैं। तो जैसे क्वेश्चन एक बार पूछता है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में, हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का ज्ञान नहीं था या लगभग नहीं था, तो हालांकि देखो घोड़े से रिलेटेड एक बात समझना पड़ेगा कि घोड़े के बारे में बहुत ज्यादा परिचित नहीं थे, पालतू नहीं बनाए थे घोड़े को, लेकिन हड्डी वड्डी मिल जाती है। घोड़े के लिखित चित्र अवशेष ये सब नहीं मिलते हैं, लेकिन हड्डी मिल जाती है घोड़े की। तो आपको मानना है तो मानो, हालांकि पालतू वालतू तो नहीं बनाए थे, ये तो श्योर है। मतलब यूपीएससी ने भी इस बात को माना है कि घोड़े को पालतू हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु सभ्यता वालों ने नहीं बनाया था, ठीक है।
तो हमें क्या दिमाग में रखना है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार मिला, और जो 3-4 तो इंपॉर्टेंट मूर्ति थी। देखो उर्वरता की देवी की मूर्ति कहाँ मिली थी, उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली थी आपका हड़प्पा संस्कृति, दिमाग में रखना, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली थी आपको हड़प्पा संस्कृति में। बाकी जो इंपॉर्टेंट मूर्ति थी, चाहे वो नृत्यनत नारी की मूर्ति हो, चाहे वो पुजारी की मूर्ति हो, चाहे वो पशुपतिनाथ की मूर्ति हो, वो कहाँ पे मिला है आपको, वो मिला है मोहनजोदड़ो में। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, ठीक है। सिंधु नदी के दाएं तट पे था, ये दिमाग में रखना है। इसके बाद अब हम लोग सारा दिमाग में नहीं रख सकते कि चंदूदड़ो में क्या मिला, ये वो है ना। तो अब देखते हैं हम लोग अगला जो है लोथल। लोथल, तो लोथल क्या है, एक प्रमुख बंदरगाह स्थल था। तो आप लोथल एक बार देखो लोकेशन, ठीक है। लोथल देखो, लोथल कहाँ दिख रहा है, एक सेकंड यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, ये देखो, ये लोथल दिख रहा है आपको। ये हालांकि हो सकता है कि ये टाइप ना दिखे, मान लो ये लोथल है। जैसे ये देखो, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा, असल में एनसीईआरटी से मैप फोटो खींच के कॉपी करना थोड़ा सा ऐसा ही काम था। खैर अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है, ये भारत में बना दे रहा हूँ। ये भारत है हमारा, ये है आपका ये खंबात की खाड़ी है ना। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर है लोथल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी नहीं, खंबात की खाड़ी पे आपको लोथल मिलता है, ठीक है। यहाँ पे लोथल यहाँ पर मिलता है, जो यहाँ से नीचे कटा हुआ है ना, यहाँ पर लोथल है। साबरमती नदी जा रही है, लेकिन है ये भोगवा नदी किनारे। तो लोथल के बारे में हम लोग कुछ चीजें ध्यान रखें, क्योंकि देखो एकदम बंदरगाह शहर है। वो क्या था इंपॉर्टेंट, किस लिए था लोथल, पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था ये, ठीक है। यहाँ पर डॉकयार्ड था। तो एक स्टेटमेंट यही पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख डॉकयार्ड या जहाजों की गोदी कहाँ पे थी, तो लोथल में थी, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। ये किस नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर है। तो इसकी पहले तो लोकेशन दिमाग में रखना है कि पूछ देगा किस नदी के तट पर है लोथल, तो भोगवा नदी, साबरमती नहीं, भोगवा। यहां पर आप देखोगे फारस की मुहर मिली, फारस की मुद्रा मिली। तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई हम लोग मतलब पश्चिम एशिया से व्यापार इस क्षेत्र से करते थे, ठीक है। यहां पर धान चावल बाजरा मिला, घोड़े की लघु मूर्तियां मिली हैं, 3 युगल समाधियां मिली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है 3 युगल समाधियां और जहाजों की गोदी, 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये तो आप लोग लॉजिक लगा ही लोगे कि भैया वो वेस्ट एशिया से व्यापार का एक प्रमुख क्षेत्र था, तो वहां से व्यापार होता है। ये आप लोग लॉजिक, कॉमन सेंस है यार, आप लोग, मुझे पता है आप लोग के अंदर भर भर की कॉमन सेंस है, आराम से लगा लोगे, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है, आप इस क्वेश्चन को करना कि जहाजों की गोदी कहां पर मिलती है, आपको लोथल में मिलती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान। कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान। यहां पर आप 2 चीजें दिमाग में रखना है, ठीक है। कच्ची के साथ पक्की ईंटें दोनों मिलती हैं, जूते हुए खेत भी यहां पर मिलते हैं, ठीक है। हल यानी हल के प्रमाण मिले होंगे, जूते हुए खेत मिले हैं, और भूकंप का साक्ष्य भी मिला है। वो जो कालीबंगा जो रीजन है, अगर यहां पर अगर मैप में दिख जाए कालीबंगन, ठीक है, हालांकि प्रमुख क्षेत्र यहां पर बनाया हुआ है कालीबंगन, ठीक है। कोट दीजिए कालीबंगा, ये देखिए, ये आपको दिख जाएगा कालीबंगा, ठीक है। ये सबसे नॉर्थ राजस्थान के साइड आप देखोगे तो कालीबंगा जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, यहां पर भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। यानी उस समय ये भूकंपीय रूप से एक्टिव रीजन था ये दिमाग में रखिएगा कि यहां पर क्या है, भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में ये है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है। यहां पर आप देखोगे अग्निकुंड भी मिला है, ठीक है। अग्निकुंड कहां पर मिलता है, तो कालीबंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा में अग्निकुंड मिलता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो अग्निकुंड, भूकंप के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य, तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब मृदभान के टुकड़े, ये सब नहीं दिमाग में रखना है, जो चीजें बता रहा हूं उतना ही दिमाग में रखना है। धौलावीरा अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मुझे इस पूरे टॉपिक में से एक टॉपिक सेलेक्ट करना हो जिसके बहुत ज्यादा चांस है कि वो एग्जाम में आएगा, तो मैं क्या याद करूंगा, धौलावीरा। अगर मुझे कुछ नहीं याद हो रहा है, हिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम फील आ रही है, एकदम नहीं समझ में आ रहा है, तो धौलावीरा दिमाग में रखूंगा। इसकी मेन विशेषताएं दिमाग में रखूंगा। यहां पर आयताकार नगर है, ठीक है। धौलावीरा नहीं, ऐसा कुछ नगर है आयताकार, ठीक है। यहां पर दिमाग, ये जो नगर है वो 3 भागों में विभक्त है, एक तो किला, एक मध्य नगर, निचला नगर। अब सीधी बात है, किले में कौन लोग रहते होंगे, जो बड़े बड़े पैसा वाले लोग रहते होंगे वो किले में रहते होंगे। मध्य नगर में जैसे IAS PCS, ऐसे मान लो किले में PM, मध्य नगर में IAS PCS और निचले नगर में मजदूर, है ना, ऐसे समझ लीजिएगा। तो ये जो धौलावीरा की साइट है वो 3 भागों में नगर यहां पर विभक्त है, आयताकार नगर है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे विशाल जलाशय यहां पर भी मिलता है, वहां पे विशाल स्नानागार मिलता था, कहां पर, मोहनजोदड़ो। देखो मैं कनेक्ट करते हुए चल रहा हूं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं आपको चीजें कनेक्ट करते हुए चलूं, लेकिन आपको भी थोड़ा दिमाग एक्टिव करके, हिस्ट्री का पार्ट है ना, दिमाग एक्टिव करके चलना है,
तो मोहनजोदड़ो में आपको विशाल स्नानागार मिला था, यहाँ पर विशाल जलाशय मतलब तालाब मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जल प्रबंधन प्रणाली बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर एक शिलालेख मिलता है 10 चिन्हों वाला, बड़ा सा शिलालेख मिलता है। ये कहाँ पर है? कच्छ के रण में स्थित है धौलावीरा। तो एक बार हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि धौलावीरा कहाँ पर है, ठीक है। तो ये आप देखोगे, ये है ना कच्छ, ये कच्छ है, यहाँ पर आप देखोगे धौलावीरा है, ठीक है। एकदम भारत पाकिस्तान के बाउंड्री पे आप देख पाओगे, ठीक है। हालांकि भारत पाकिस्तान की बाउंड्री ऐसे गई है, तो मतलब बाउंड्री एकदम नहीं है, थोड़ा सा दूर है। तो धौलावीरा आप देखोगे ये क्या है? कच्छ के रण में है, ठीक है। कच्छ के रण में है धौलावीरा। तो ये आपको दिमाग में इंपॉर्टेंट चीजें दिमाग में रखना है, ठीक है। अब यहां पर मेरे हिसाब से एक जो और इंपॉर्टेंट है वो है आपका रोपड़ और है बनावली, ठीक है। रोपड़ और बनावली के एक दो साक्ष्य है। देखो बनावली, रोपड़, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता ये आपके दिमाग में होगी ही, लेकिन एक दो साक्ष्य है इसके। तो बनावली में अगर आप देखो अब यहाँ पर बीच में ये भी है दाइमाबाद है, सुरकोटदा, हम लोग सारी चीजें नहीं देखते हुए चलेंगे, ठीक है। ये हमें पता है ना कि ये सुरकोटदा, दाइमाबाद ये सब हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाएंगी तो प्रॉब्लम होगी हमें। तो बनावली, अब बनावली कहां पर है? हरियाणा। पहली बात हरियाणा में है बनावली, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना। क्यों ये इंपॉर्टेंट है बनावली? धौलावीरा के बाद मैंने क्यों इसको बोला इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के भी 3 स्तर मिलते हैं। मतलब सबसे पहली वाली, जैसे एकदम सिंधु घाटी सभ्यता आरंभ हुई तो आरंभिक सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है, फिर विकसित पूरा जो नगरीयकृत सभ्यता है वो मिलती है, फिर उत्तर सिंधु मतलब जब समाप्त हो गई तो भी कुछ संस्कृति यहाँ पर मिलती है। समाप्त के बावजूद कुछ लोग यहाँ पर रह गए थे, बचे हुए थे। वो डेवलपमेंट जब जो विकसित हुआ, अपने पीक पर पहुंचा, जैसे यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट हुई, अपने पीक पर पहुंची और डिक्लाइन हो गई। डिक्लाइन फेज भी यहाँ पर मिलता है, उत्तर सिंधु भी मिलता है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये वाला हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे लाजवर्थ और कार्नेलियन के मनके भी मिलते हैं और हल की आकृति के खिलौने भी मिलते हैं। इन दोनों चीजों के लिए भी बनावली बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राक सिंधु, विकसित सिंधु, उत्तर सिंधु। तो 3 प्रकार की सिंधु घाटी सभ्यता के स्तर, यानी 3 स्ट्राटा मिलते हैं, यहाँ पर लेयर मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है। अगला हम लोग ध्यान में रखेंगे रोपड़। अब रोपड़ आपको पता ही है, वर्तमान नाम इसका रूपनगर कर दिया गया है, पंजाब में है, इसकी स्थिति है पंजाब में। यहां पर मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया गया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मनुष्य के साथ उसका पालतू कुत्ता हुआ, यानी कुत्ता पालते थे ससुरे, है ना। तो आप लोग भी कुत्ता पालिए, मैंने भी पाला हुआ है, ठीक है। तो मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य कहां पर मिला है? रोपड़। ये दिमाग में आपको रखना है। अच्छा, यहां पर कुछ जो है आप चाहिए तो देख सकते हैं, जैसे हम लोग ने ध्यान दिया ही था कि उर्वरता की देवी का चित्र कहां पर मिला था? हड़प्पा में। ये हम लोग ध्यान दिया था। स्त्री के गर्भ से निकलते पौधों की आकृति, यानी हम मान रहे थे कि ये उर्वरता की देवी है, ठीक है। ये दिमाग में रखना है। फिर यहां पर एक चीज है लोथल। तो लोथल में क्या मिला? लोथल हम लोगों ने देखा था जहां पे गोदीबाड़ा था। गोदीबाड़ा का मतलब जहां पे डॉकयार्ड था, लोथल। वहां पे वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिलते हैं। बेसिकली वो आटवा पीसते हैं ना, उसका एक पार्ट बीच वाला, जिससे जैसे हाई आटा इसे से गोल गोल पिसा रहा है, तो एक पार्ट, 2 पार्ट के बीच में पिसाता है ना, तो वो वाला भी वहां पर मिलता है लोथल में, ठीक है। तो लोथल में चक्की भी मिलती है और हड़प्पा में उर्वरता की देवी मिलती है। मोहनजोदड़ो में एक संयुक्त पशु मूर्ति मिलती है। अब संयुक्त पशु मूर्ति मतलब जैसे बाबा गणेश है ना, जैसे गणेश भगवान हम लोग के हैं, तो गणेश भगवान क्या है? यहाँ पर एलिफेंट, बाकी पूरा आदमी। उसी प्रकार से हड़प्पा में भी इस प्रकार के पशु मूर्ति मिलती है। अब आप लोग चाहे तो सोच लो, दिमाग जितना घोड़ा दौड़ाना है कि भैया उस समय भी हो सकता है सर्जरी होती हो, पता नहीं क्या क्या होती है, मुझे नहीं पता। शरीर भेड़ का था, मस्तक हाथी का था, बस ये दिमाग में रखना। हाथी का मस्तक लेकिन शरीर भेड़ का था। मोहनजोदड़ो में ये संयुक्त पशु मूर्ति भी मिलती है, ठीक है। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे यहां पर क्या है? कपास की खेती का सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? सिंधु घाटी। ये हम लोग को पता ही होता है, हम लोग सीधी बात है यार, रिवीजन कोर्स ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत बेसिक से तो नहीं पढ़ेंगे, हालांकि हम लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो खेती का आरंभ, कपास की खेती किसने किया? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कपास की खेती का आरंभ किया, ठीक है। दूसरी बात, धातु की जो यहाँ पे मूर्तियां थी, जैसे आपने देखा वो कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति थी वो कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो में जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक यानी लुप्त मोम या मधुचिष्ट विधि से बनाई जाती थी। लॉस्ट वैक्स का मतलब क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता, एडो वैक्स से पहले मोम की मूर्ति बना लो, ठीक है ना। मोम की मूर्ति बना लो, उसके ऊपर क्या करो, उसको किसी सांचे में डाल दो, उसके ऊपर कुछ सांचा बना लो, ठीक है। फिर मतलब जैसे मान लो मोम की मूर्ति बनाए
है ना, मतलब एक तरीका है। जैसे मान लो आपको कोई मूर्ति बनाना है, जैसे डांसिंग गर्ल बनाना है मान लो आपको भी, तो डांसिंग गर्ल आप क्या करो, उसका मोम का बना लो, क्योंकि मोम भाई आसानी से उसको आप काट छाट कर सकते हो, आसानी से बना सकते हो आप, तो मोम का बना लो। उसके ऊपर क्या करो, एक वो मटेरियल लगाओ जो आपका बेस मटेरियल का काम करे, जैसे बालू, तो मोम के ऊपर क्या करो, आप बालू से पूरा उसको घेर दो, चिपका दो बालू, उसके ऊपर पूरा बालू चिपका दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, गरमा के मोम पिघला के निकाल लो, बच गया आपका सांचा बच गया, और सांचे में लोहा भर दो या कांसा भर दो, वो आपका बन जाएगी मूर्ति, ठीक है। तो ये लॉस्ट वैक्स तकनीक, वैक्स को गायब कर दिया। तो लॉस्ट वैक्स तकनीक से क्या बनता था, धातु की मूर्तियां उस समय बनाई जाती थी। सर्वाधिक मुहरे, जो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो सेलखड़ी की मिलती है आपको, ठीक है। और सर्वाधिक मुहरों पर जो अंकन होता है, तो मुहरे बहुत सारी मिली थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या क्या फेमस थी, यहाँ पे मुहरे चलती थी, बाट ये सब मिलते थे। तो जो मुहरे थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहरे थी, सर्वाधिक अंकन यूनिकॉर्न, यानी एक श्रृंगी बैल, यूनिकॉर्न बोलते हैं हम लोग। उसके बाद कुबड़ वाले बैल का सर्वाधिक अंकन होता है। तो सर्वाधिक अंकन यूनिकॉर्न का होता था, ये दिमाग में रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर। इसमें अब हम लोग कुछ मुहरों के बारे में देख लेते हैं कि मुहरे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे हिसाब से ये आज हम लोग का आखिरी टॉपिक होगा। वैदिक जो कल्चर होगा ना, वैदिक कल्चर, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पूरा वैदिक कल्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो 3, 4, 5 क्लासेस में हमारा ये आर्ट एंड कल्चर, मतलब जो हिस्ट्री का प्राचीन इतिहास है, तो वो हिस्ट्री 15 क्लासेस के आसपास लगेगी, वो आपको शेड्यूल मिला होगा जो भी है। हम लोग अब बात तो हड़प्पा सभ्यता हम लोग ने पढ़ाई, कुछ लोकेशन, इंपॉर्टेंट लोकेशन देखे, उनकी खास बातें भी देखी, धौलावीरा दिमाग में रखा, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन के उत्खननकर्ताओं के नाम देखे हम लोग ने। फिर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते पढ़ते आए। फिर हम लोग देखेंगे मुहरे, जो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी मुहरे चलती थी, मुहरे किसकी निर्मित होती थी, सबसे ज्यादा सेलखड़ी की। उस मुहरों में किस चीज का अंकन सबसे ज्यादा होता था, यूनिकॉर्न का। ये चीजें हम समझते हुए आगे बढ़े हैं। अब हम लोग आते हैं एक मुहर, जो सबसे प्रमुख मुहर है, पशुपतिनाथ की मुहर। ये देखिए आप लोग, ठीक है, पशुपति मुहर इसको बोलते हैं। यहां पर देखेंगे आप, इनको पशुओं का पति बोला जाता है बेसिकली, मतलब आदि शिव कई लोग कहते हैं, है ना। पशुपति मंदिर भी है, आप देखोगे नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है ना। मेरी इच्छा थी जाने का, लेकिन शायद अभी भगवान जाने नहीं देना चाहते हैं, जो भी हो, तो कुछ कारणों से जा नहीं पाया। खैर, इसको देखेंगे आप, तो ये जो पशुपतिनाथ की मूर्ति है, ये देखिए, ये सींग मींग लगा के बैठे हैं। यहाँ पर देखिए नीचवा 2 हिरन दिख रहे हैं ना, इसीलिए मैं ये फोटो ही खींच के लाया हूँ यार। फोटो अब ऐसी ही मिलती है, इससे अच्छी क्वालिटी की फोटो मिल नहीं रही है, HD क्वालिटी की, नहीं तो मैं HD लिया था। बस मान लो 2 हिरण नीचे दिख रहे हैं, मैंने दिखा दिया। यहाँ पे देखो हिरणों की सींग कुछ दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक तो बाघ दिखेगा आपको, बाघ दिख रहा है, ऊपर हाथी दिख रही है, देखो ये सूंड है, ये उसका 2 सींग निकली हुई है ना, ये हाथी है, ये पैर ऐसे ऐसे हाथी दिख रही है। तो हाथी, यहाँ नीचे तो बाघ, जो बाघ इस साइड देख के इसे दहाड़ रहा है, ये बाघ है, ठीक है, बाघ है। यहाँ पर आपको दिखेगा भैंसा, ठीक है, बेसिकली जो सींग वाला है, सींग लगा हुआ पूरा भैंसा है। और यहाँ पर आपको दिखेगा गेंडा, ठीक है, तो गेंडा। और ऊपर आपको हड़प्पा लिपि में कुछ लिखा हुआ दिखेगा, एक मछली बनी है, कुछ सांप बने, पता नहीं क्या क्या, जैसे जो भी है, मतलब मछली नहीं है, मछली की तरह कुछ लिखा हुआ है, ऐसे समझिए, चित्र वाली लिपि है, ठीक है, चित्रात्मक लिपि है। तो हमें क्या दिखे, 6 पशु टोटल हैं, 2, 2, 4, 2, 6। लेकिन नंबर अगर कितने पशु हैं, तो मतलब आप ये समझिए कितने प्रकार के पशु हैं, तो 5 प्रकार के। क्यों, नीचवा 2 हिरन है, एक पशु, बाघ है दूसरा पशु, हाथी है तीसरा पशु, भैंस है चौथा पशु, गेंडा है 5वां पशु। तो ये पशु आपको दिमाग में रखना है, इसीलिए मैंने ये डायग्राम ही आपके दिमाग में लाने का प्रयास किया है। तो जो पशुपति शिव की मुहर है, जिसको योगी की मुहर कहते हैं, बेसिकली मोहनजोदड़ो से जो मिली है, वहां पर आप देखोगे बाएं में, तो बाएं साइड हम लोगों ने देखा कि गेंडा और भैंसा दोनों है, ठीक है। तो बाएं साइड क्या है, गेंडा और भैंसा है, ठीक है। बाघ और हाथी दाएं साइड है, नीचे 2 हिरन है। तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये बात मैंने आपको दिखा दी थी, ठीक है। यहां पर जो कुछ स्टेटमेंट सीधे सीधे दे देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें, तो वो वाले प्रश्न आपको यहां पर दिख सकते हैं कि यहां पर लोहे के ज्ञान का अभाव था। देखो सीधी बात है, कांस्य युगीन संस्कृति थी, तो लोहे के ज्ञान का अभाव था। सोना, चांदी, तांबा और कांसे की जानकारी थी, क्योंकि कांसा किससे बनता है, तांबा के बिना कांसा बनेगा नहीं, ठीक है। तो तांबा तो होना ही चाहिए, सिंपल सी बात है। हाथ से चालित चाकू का प्रयोग, ठीक है, तो चाकू का प्रयोग होता था, जिससे वो बर्तन बना सकते हैं। मूर्ति पूजा का भी प्रचलन था, ठीक है। तो हमने देखा बहुत सारी मूर्तियां मिली, वो पुजारी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, तो मूर्ति पूजा था। शेर के अवशेष का अभाव मिल रहा है और घोड़े के अवशेष प्राप्त है, परंतु चित्र का अभाव है। तो अवशेष मिले हैं कुछ स्थल पे, हम लोगों ने देखा कुछ स्थलों पर घोड़े के अवशेष मिले हैं, लेकिन खासतौर पर जो प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, यहां पर भी आप देखोगे मोहनजोदड़ो में
घोड़े के दांत मिले हुए हैं, ठीक है, घोड़े के दांत मोहनजोदड़ो में मिले हुए हैं, लेकिन इसके बारे में कोई चित्र वित्र नहीं मिला है, तो हम बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते कि ऐसा है हड़प्पा में कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे से बन सकते हैं, हम लोगों ने डिटेल में देखा कि एक तो नाम पूछ सकता है कि कौन किसने उत्खनन किया, लोकेशन पूछ सकता है कि ये किस राज्य में है या किस देश में है, लोकेशन पूछ सकता है, किस नदी के किनारे वो पूछ सकता है। तो हम लोगों ने देखा हड़प्पा रावी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे, हम लोगों ने ये देखा भोगवा नदी किनारे लोथल, ये 3 इंपॉर्टेंट साइट्स हम लोगों ने देखी। फिर हम लोगों ने देखा धौलावीरा साइट। धौलावीरा क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि यूनेस्को में वो शामिल की गई, तो हमने धौलावीरा के बारे में पढ़ा। अंत में जाते जाते हम लोगों ने कुछ मुहरों के बारे में देखा कि मुहरों में भी खास तौर पे पशुपति की मुहर, उसके बारे में कि कौन कौन उसमें मिलता है, ठीक है, वो अपने आप में चूंकि ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग वो सब देख के हम लोग ने सिंधु घाटी सभ्यता तक का इतिहास एक लेक्चर में लगभग हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अगला लेक्चर वैदिक काल पे होगा, इसमें वेदों के बारे में कुछ देखेंगे, उस समय के और जो डिफरेंट कल्चर्स उत्पन्न हुए थे उसके बारे में देखेंगे। हम सारी चीजें देखने का प्रयास करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी भी आप लोग का समय दोस्तों, प्री बैच लेट मत कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए, साथ में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कीजिए। तो प्री बैच प्लस टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और ये ज्वाइन करिए 8840751912, ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।